योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया कि अति आत्मविश्वास से हम हारे। अब सवाल है, अति आत्मविश्वास के पीछे कौन था? किसने कहा कि 400 पार? किसने कहा कि मोदी की गारंटी? तो ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक है। केशव के साथ एक बहुत पुराना किस्सा भी जुड़ा है। वो किस्सा है सिराथू में उनकी स्कूल बस से एक युवक का मारे जाना और उसके बाद उस युवक की हत्या पर जो आक्रोश था, हत्या कहो या दुर्घटना कहो, उस बस को आग लगा दी गई थी। उस बस को आग लगाने के बाद उस पूरे गांव से पैसा वसूला गया। उनके बच्चे जो इलाहाबाद में पढ़ रहे थे उनका नामजद कराया गया, उनके ऊपर एफआईआर कराई गई, उनको गिरफ्तार किया गया और जो बच्चा मरा था उसके परिवार के यहाँ संवेदना देने तक। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतने सारे षड्यंत्र पूरे पार्टी के अंदर रचे जा रहे हैं, उसके बावजूद ये हेमंत चोपड़ा, सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, तमाम लोग खामोश हैं। बस इसलिए क्योंकि जो पूरी चाटुकारिता वाली इनकी पत्रकारिता है, उनको ये नहीं चाहते कि उस पर कोई प्रभाव पड़े। लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की तोड़फोड़ बाकी पार्टियों में कराने में लगी हुई थी, उसी तरह की तोड़फोड़ और कलह अब खुद भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश भाजपा में इस समय क्या चल रहा है? भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य नड्डा से मिलते हैं। रिपोर्ट आती है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से सीटों का घाटा हुआ, जिस तरह से चुनाव हारे हैं, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि अंदर कलह है पार्टी के। और भी कई तमाम कारण बताए गए हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, अखिलेश यादव का ट्वीट मैं आपके सामने पढ़ देती हूं। उन्होंने कहा है कि जो दूसरों के साथ ये करते थे, अब खुद ये अपनी ही पार्टी में कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है संदीप जी हैं, राघव हैं, हमारे साथ पंकज सर है। पंकज सर, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूं। एक कारण जो बताया गया रिपोर्ट में, मैं वो बताती हूं। कहा गया है कि नेताओं के बीच में जो मनमुटाव है उसे अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की कोशिश चल रही है। क्या ये केवल कोशिश है विरोधियों द्वारा या फिर सच में? क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सवर्णवादी राजनीति है। क्या पार्टी के अंदर जो पिछड़े नेता हैं और जो अगड़े नेता हैं उनके अंदर संघर्ष है जिसकी वजह से कलह हो रहा है? देखिए, ये पूरी जो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है इस समय जो नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, लेकिन वो केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी में जो पूरी तरह से काबिज जोड़ी है प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की, उस जोड़ी के खिलाफ एक आक्रोश नजर आ रहा है। और वो आक्रोश अगर आप देखें तो आरएसएस के अपने मुखपत्र में भी और उनके दूसरे जितने भी उनका जो भी मैगजीन्स वगैरह हैं, उसमें तरह तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले ही कह दिया गया था कि सिर्फ मोदी या राम मंदिर के नाम पर आप नहीं जीत सकते, ये पहले भी हो चुका था। तो आज ये जब बहुमत से दूर रह गए, 240 हो गए, तो वो सारे लोग जो ये मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी तो एक अनुशासित पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस है, वो सारे लोग अब मुखर हो रहे हैं। और शायद इस समय देश में जो एक बदलाव का माहौल नजर आ रहा है। अभी आपने देखा कि 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ, उन 13 सीटों में 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई और जिन 2 सीटों पर जीती है उसमें भी एक जगह 1,500, दूसरी जगह 2,500, बड़ी मुश्किल से जीती। तो इस समय पूरे देश का मूड भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखाई पड़ रहा है और इसका भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बड़ी बेचैनी है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा। खासतौर पर राहुल गांधी जिस तरह सामाजिक न्याय के प्रश्न को या सद्भावना के प्रश्न को राजनीति के विमर्श का केंद्र बना रहे हैं, उस पर इनको जवाब नहीं सूझ रहा। तो ऐसे में बलि के बकरे तलाशे जा रहे हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश की कहानी क्या, अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर जो कहा गया है कि हार के कारणों की समीक्षा हुई, उसमें योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया कि अति आत्मविश्वास से हम हारे। अब सवाल है, अति आत्मविश्वास के पीछे कौन था? किसने कहा कि 400 पार? किसने कहा कि मोदी की गारंटी? तो ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक है। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक कर रहे हैं, ये कहते हुए कि हार का कारण अति आत्मविश्वास है, क्योंकि अति आत्मविश्वास के स्रोत सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी थे, जिन्होंने 400 पार का नारा दिया, जिन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो यही कहते रहे सीना ठोक कर कि ये मोदी की गारंटी है। तो याद दिला रहे हैं योगी आदित्यनाथ की ये हार सीधे सीधे मोदी की हार है। उधर केशव प्रसाद मौर्य के जरिए योगी आदित्यनाथ पर एक हमला किया जा रहा है और केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि सरकार से बड़ा होता है संगठन, और संगठन के कार्यकर्ताओं का जो दुख है वो मेरा दुख है, और उसमें तालियां बज रही।
सवाल है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य तो खुद सरकार है, वो उप मुख्यमंत्री है 2017 से, तो आज वो संगठन के प्रतिनिधि कैसे हो गए? इसका मतलब ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उसके पीछे शह दिया जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य को केंद्र की ओर से, और केंद्र में वो शख्स अगर कोई है तो अमित शाह है, ये बात सभी लोग जानते हैं। और अमित शाह जो कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी की इच्छा से कर रहे हैं। बहुत पहले भी वहां पर AK शर्मा जी जो एक रिटायर्ड IAS थे, शायद VRS लेके उन्हें भेजा गया, ये कहते हुए कि इन्हें मंत्री बनाओ, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उन्हें पूरे कार्यकाल तक मंत्री नहीं बनाया। तो ये विभाजन, ये तनाव बहुत स्पष्ट है, और इसके पीछे सीधी सी बात है कि कोई ये हिम्मत नहीं कर पा रहा कि ये कहे खुलकर कि प्रधानमंत्री मोदी इस डिबेकल, इस हार के लिए जिम्मेदार है। तो ये सारे तनाव बढ़ रहे हैं और बलि के बकरे की तलाश की जा रही है। लेकिन इसमें एक बात बहुत स्पष्ट है कि जब देश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल खराब हुआ है, क्योंकि जब उन्हें पूर्ण बहुमत था तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अब जब वो कमजोर नजर आ रहे हैं तो फिर सारे जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, अभी और बात होगी तो अन्य राज्यों में क्या हाल है उसको भी साथी लोग बात करेंगे, मैं यूपी पर ही फोकस रखता हूं। तो वहां पर उत्तर प्रदेश में, और पहले भी हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। कल्याण सिंह जैसा आदमी जो RSS की शाखाओं से निकला, जिसने जनसंघ के दौर में काम किया, जो भारतीय जनता पार्टी का बेहद कद्दावर नेता रहा, जो मुख्यमंत्री था, उसने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। ऐसी स्थिति आ गई क्योंकि उस समय कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी से नहीं पट रही थी। तो इन दोनों के तनाव का नतीजा यह हुआ कि कल्याण सिंह ने पार्टी छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई, और वो मुलायम सिंह यादव के साथ गए, उस मंच पर गए, और बहुत सी बातें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ ऐसी ऐसी कही जिसका यहां मैं जिक्र नहीं कर सकता हूं। बाद में वो वापस आए थे और बड़ी उनकी एक तरह से राजनीति के नेपथ्य में चले गए, लेकिन ये हो चुका है। और योगी आदित्यनाथ का तो कोई जड़ है ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, ना RSS में। वो तो सीधे सीधे एक मठ के मठाधीश होकर राजनीति में सक्रिय हुए, चूंकि इनके पहले जो महंत अवैधनाथ थे, जो इनके रिश्ते में भी कुछ है, वो इन्हें लाए और इन्हें युवावस्था में इन्हें अपने मठ का उत्तराधिकारी बनाया, फिर इन्हें वहीं गोरखपुर से चुनाव लड़ाया, तो वहां से वो सांसद हो गए। इन्होंने कोई भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन या RSS की शाखाओं में तो गए नहीं, ये वहां से निकले हैं। तो इनके लिए तो और आसान है, बल्कि ये अपनी एक हिंदू युवा वाहिनी बनाकर पूरे पूर्वांचल में काफी इन्होंने काम किया था, और वो काम एक तरह से कहा जाए जो और उग्र राजनीति है हिंदुत्व के नाम पर, उसके वो प्रतीक रहे। और शायद RSS ने यही सोचकर उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। पिछली बार भी इसी उत्तर प्रदेश में मनोज सिन्हा को चुना गया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जो बाद में जम्मू कश्मीर के जी वो बने। वहां पर उनकी जगह योगी आदित्यनाथ को लाना RSS की एक लंबी योजना का हिस्सा था कि आगे 10 साल वो देख रहे थे कि भाई मोदी के बाद कौन हो सकता है, वो उनको ग्रूम कर रहे थे। लेकिन शायद मोदी और अमित शाह की जोड़ी को ये बात पसंद नहीं आई है, तो ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ही अंतर्कलह है। लेकिन उस अंतर्कलह का मूल कारण यह है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल है उसको कैसे रोका जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है। राघव, ऐसा नहीं है कि ये केवल जो 2024 के लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन हुआ ये उसकी वजह से कि आंतरिक रिपोर्ट बना रहे हैं। मसला ये भी है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, 10 सीटें जो हैं वो दांव पे लगी हुई हैं, और जिस तरह का माहौल रहा था लोकसभा में, तो उसको देख करके इनको डर भी है कि क्या पता आगे वैसे नतीजे ना आ जाए। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आप उस समय भी फील्ड पे थे, आपने माहौल देखा था, अभी भी आप ग्राउंड पे जाते रहते हैं, आप ये बताइए क्या ये उसी बात का डर है जिसकी वजह से ऊपर से नीचे तक मीटिंग्स हो रही है, बैठकें हो रही हैं? निवेदिता, इसको 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटकर देखना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत हद तक जाति आधारित है। और जो OBC वोट बैंक है यूपी का, वो ये तय करता है कि उत्तर प्रदेश की जो कुर्सी है सत्ता की, उस पर कौन बैठेगा। केशव प्रसाद मौर्य एक OBC चेहरा है। योगी आदित्यनाथ पर सवर्ण राजनीति का एक बहुत बड़ा ठप्पा लगा है पिछले कुछ सालों में, और इसका विरोध भी दिखा, चाहे वो संगीत सोम रहे हो या उस बेल्ट के तमाम जो क्षत्रिय नेता हैं, जिनकी ये कॉल थी कि भारतीय जनता पार्टियों में क्षत्रियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। कुछ बड़े इवेंट्स में योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी हटवाई गई। कारण सिर्फ अगर आप देखेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य जो 2017 तक मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, 2022 आते आते MLC बनना पड़ा और तब उप मुख्यमंत्री बनाया गया।
2022 केशव प्रसाद मौर्य के जीवन का सबसे बड़ा दुख साबित हुआ। सिराथू वो जहां से विधायक थे, वहां से वो एक ऐसे कैंडिडेट से हारे जो पहली बार अपनी विधायकी का चुनाव लड़ रहा था समाजवादी पार्टी से। पल्लवी पटेल ने उनको 6-7 हजार वोट के मार्जिन से हराया। केशव की उस हार ने उस केशव को बहुत पीछे छोड़ दिया जो मुख्यमंत्री का चेहरा थे। अब केशव पर यह सवाल उठ रहा था, क्या मंत्रिमंडल में भी रखा जाएगा? इस सवाल के बाद से केशव की राजनीति डाउनफॉल पे आ रही है। जहां तक बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो योगी के ऊपर जो आरोप थे कि बहुत कट्टर हिंदू हैं, अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो यूपी का समीकरण खराब होगा, उस छवि को वो सुधारने में 5 साल कामयाब रहे। अगर मुझे भी योगी और केशव में से किसी एक को चुनने का मौका मिलेगा तो अनडाउटली मैं योगी आदित्यनाथ के साथ जाना चाहूंगा। कारण क्या है कि योगी कपड़ा भले भगवा पहनते हैं, मगर उनकी राजनीति चलती है ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल करने से। केशव प्रसाद मौर्य कपड़ा भले सफेद पहनते हो, लेकिन उनका मुंह खुलते ही हिंदू मुसलमान बाहर आता है। तो एक उस फैक्टर ने कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को यूपी में कमजोर बनाया। उनके बयान बहुत नॉन सीरियस रहे और उनकी विधानसभा चुनाव में हार हो जाना ये उनको बैकफुट पर ले गया। अब जो इस बात पंकज जी कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, हिंदू युवा वाहिनी से आते हैं, उनका अपना एक संगठन है, उस संगठन की मजबूती से उन्होंने ये पद पाया है। केशव का कहना है कि मैंने अपना जीवन इस पार्टी को दे दिया है, तो मुझे भी सीएम बनाना चाहिए। और सिर्फ ये बात केशव और योगी आदित्यनाथ की नहीं है, जो 250-300 विधायक हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में या उनके साथ के, उनमें से हर विधायक चाहता होगा कि उसे सीएम बनाया जाए, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको ना बनाया जाए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से विधानसभा के भीतर अखिलेश यादव से लड़ने लगते हैं, जिस तरह से वो पार्टी के कार्यक्रम में सरकार को छोटा बताते हैं, सरकारी कार्यक्रम में अधिकारियों को बड़ा बताते हैं, तो वो तय नहीं कर पा रहे हैं। और केशव के साथ एक बहुत पुराना किस्सा भी जुड़ा है। वो किस्सा है सिराथू में उनकी स्कूल बस से एक युवक का मारे जाना और उसके बाद उस युवक की हत्या पर जो आक्रोश था, हत्या कहो या दुर्घटना कहो, उस बस को आग लगा दी गई थी। उस बस को आग लगाने के बाद उस पूरे गांव से पैसा वसूला गया। उनके बच्चे जो इलाहाबाद में पढ़ रहे थे उनका नामजद कराया गया, उनके ऊपर एफआईआर कराई गई, उनको गिरफ्तार किया गया और जो बच्चा मरा था उसके परिवार के यहाँ संवेदना देने तक कोई नहीं गया। ये कारण था जिससे केशव सिराथू हारे। तो इससे एक छवि तो तय हो गई कि ये जन नेता नहीं है। योगी आदित्यनाथ एक जन नेता बन के उभरे, केशव प्रसाद मौर्य कैडर वाले आदमी है जो पार्टी के संगठन के नेता है। तो ये सही बात है, संगठन और सरकार की लड़ाई है और जितनी बात अंदर है उससे ये साबित है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो भरोसा है वो योगी आदित्यनाथ पर टूटा है 2024 के परिणाम के बाद। ये उस बैठक में योगी आदित्यनाथ का चेहरा आप देख सकते हैं जिसमें नीतीश कुमार और चिराग पासवान प्रधानमंत्री के पास बैठे और योगी जी दूसरी तरफ मुंह लटकाकर बैठे हुए हैं चिंतित। तो वहां से ये समीकरण बनने शुरू हुए, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई तीसरा मोर्चा इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो योगी को रिप्लेस कर सके। उसके लिए 2027 तक केशव को वेट करना चाहिए था। केशव ने अपने पत्ते पहले खोल करके 27 में भी हार का तय कर लिया है। अच्छा, राघव और पंकज जी ने अभी तक बात की भारतीय जनता पार्टी में जो चीजें चल रही हैं, क्योंकि आप बहुत क्लोजली वॉच करते हैं विपक्ष को, और इस समय जिस तरह से अखिलेश यादव एक के बाद एक व्यंग किए जा रहे हैं, चाहे ये कहना हो कि जो दूसरों के साथ करते थे वो अब अपनी पार्टी में कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक ट्वीट किया है, नाम किसी का नहीं लिया, उन्होंने लिखा है मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। तो जी ट्वीट था, हाँ लौट के बुद्धू घर को आए। जब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से वापस यूपी पहुंचे हैं तो वो एयरपोर्ट पे उतरे थे और अखिलेश यादव का ये ट्वीट था। अच्छा, तो देखिए इस तरह का है। एक तरफ तो योगी ने हार के कारणों में कहा कि अति आत्मविश्वास, अभी जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, क्या आने वाले उपचुनावों के लिए अति आत्मविश्वास है क्या? देखिए, ये सारा समीकरण जो उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो राजनीतिक माहौल गरमाया है, उसके पीछे राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रमुख चेहरा है। जिस तरीके से अयोध्या की हार और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन की जीत ने ये तय कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश ने नकार दिया। किस तरीके से नकार दिया, अब आप उत्तराखंड के अंदर देखेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बयान देते हैं कि पार्टी में बाहर के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। ये पूरी पार्टी और पूरा संगठन जान चुका है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अब आगे के चुनाव भी नहीं जीते जा सकते। तो इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जितना भरोसा पार्टी ने और जो माहौल बनाया जा रहा था कि हिंदुत्व की राजनीति कर वो उत्तर प्रदेश को जीत लेंगे या उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी लहर पैदा कर देंगे कि पूरा उत्तर प्रदेश राम मंदिर और हिंदुत्व के नाम पर योगी आदित्यनाथ की जो
एक कट्टर राजनीति है उसके नाम पर वोट दे देगा, उसको भी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश ने नकार दिया। या कहें तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की राजनीति ने इतना दम भर दिया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो उनका न्याय पत्र था, जो अखिलेश यादव के भाषण थे, तमाम जो उनके वादे थे, उनको लेकर पूरा उत्तर प्रदेश एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हो गया। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा आज गोदी मीडिया की, जिस तरीके से गोदी मीडिया आज दिखा रहा है कि जितनी कलह चल रही है उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर, सिर्फ छुटपुट खबरें आपको पूरे ब्रेकिंग में 1 मिनट की हेडिंग दिखाई देगी। वो जब कांग्रेस के अंदर इस तरह की कोई बात होती है, विपक्ष के अंदर इस तरह की कोई बात होती है, तो बड़ी बड़ी हेडलाइन 2-2 घंटे के, 1-1 घंटे के डिबेट किए जाते हैं। अंजना कश्यप, तमाम सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा, यही लोग सुशांत सिन्हा पाठशाला लेकर आते हैं कि कांग्रेस में ए टीम बी टीम बनाई जाती है। मनीष तिवारी को अलग खड़ा होकर दिखाई दिया जाता है, राहुल गांधी गुट का अलग। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतने सारे षड्यंत्र पूरे पार्टी के अंदर रचे जा रहे हैं, उसके बावजूद ये अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, तमाम लोग खामोश हैं। बस इसलिए क्योंकि जो पूरी चाटुकारिता वाली इनकी पत्रकारिता है, उनको ये नहीं चाहते कि उस पर कोई प्रभाव पड़े। सर एक सवाल है मेरा, जैसे ये तमाम जब चीजें हो रही हैं तो कहा जा रहा है क्योंकि हार हो गई तो इस वजह से नाराजगी है, लेकिन मुझे ये भी याद है कि अखिलेश यादव से पहले केजरीवाल भी बोल चुके हैं कि चुनाव के बाद से योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन कर दिया जाएगा। और इससे पहले कई राजनीतिक विश्लेषक इवन टीवियों में बैठ करके बोलते थे कि ऐसा है कि अगर हिंदुत्व की बात है तो योगी जो है एक बहुत बड़ा चेहरा है। और ये सच है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति अगर कर रही है तो इस समय सबसे बड़ा चेहरा योगी बनते हैं। तो ऐसे में क्या ये एक प्लान ये भी है कि योगी उस तरह का चेहरा बन के ना उभर पाए, पहले उन्हें साइडलाइन कर दिया जाए? क्या योगी खतरा बन रहे हैं क्या मोदी और अमित शाह की राजनीति के लिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो हिंदुत्व का पूरा प्रोजेक्ट है इस देश में, वो आरएसएस चला रहा। उसने हिंदुत्व को राजनीतिक एक प्रक्रिया के साथ जोड़ा, जो धर्म का विषय था उसको राजनीति से जोड़ा, जिसपे अभी शंकराचार्य ने बड़ी कड़ी टिप्पणी की है प्रधानमंत्री मोदी को केंद्र में रखते हुए कि आप धर्म में हस्तक्षेप न करें और धर्म के लोग राजनीति में हस्तक्षेप न करें। ये किसी भी आधुनिक एक कहा जाए आधुनिक सभ्यता के मूल में ये बात है। लेकिन आरएसएस ने शुरू से इसको मानने से इनकार किया और एक तरह से संविधान की भावना के विपरीत है कि आप राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करें। लेकिन धार्मिक मुहावरे और धार्मिक नारेबाजी के या धार्मिक प्रोजेक्ट के सहारे भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक उत्थान हुआ। और इसमें जो गोरखपुर है और वहां का जो खास तौर पर गोरखपुर का जो गीता प्रेस है उसकी बड़ी भूमिका रही है, और वहां का जो ये मठ है इसकी भी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन मठ की एक स्वायत्तता भी रही है, यानी वो आरएसएस के साथ संगठन के रूप में उस तरह से नहीं जुड़े रहे। और योगी आदित्यनाथ ने अपना जो पूरा बनाया था हिंदू युवा वाहिनी, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वांचल में खास तौर पर बहुत खतरा बन गया था। कई जगह वो अपने उम्मीदवार खड़े करते थे जिससे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो रही थी। तो फिर योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी के अंदर समाहित किया गया और उनके संगठन को पूरी तरीके से, और फिर ये कोशिश की गई कि चूंकि 2014 में पहली बार एक सरकार बहुमत की बनी तो आगे और ये राजनीति धार पाए, इसके लिहाज से ये सोचते हुए मनोज सिन्हा की जगह योगी आदित्यनाथ को, जो भगवाधारी हैं, जो एक मठ के मठाधीश हैं, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। हालांकि इस देश में कहा जाता था कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गए हरिनाम। ये कहा जाता था कि भाई संत तो वो है जो इस पूरे भौतिक जगत से अपने को काटता है और मोक्ष की बात करता है, वो परिवार को भी छोड़ता है। परिवार को तो योगी आदित्यनाथ ने भी छोड़ा वैसे, लेकिन जो उनका जो काम है वो लौकिक जगत में अपने को पूरी तरीके से उस सत्ता संचालन के सूत्र उनके हाथ में थमा दिए गए, जो अपने आप में एक बड़ी एक अजीब कहानी है। बहरहाल इसका शायद स्वागत मोदी और शाह की जोड़ी ने नहीं किया, जो मनोज सिन्हा जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। सारी तैयारी हो गई, क्योंकि एक राजनीति का एक पेज जो है, एक अध्याय ये भी है कि मोदी के बाद अमित शाह के हाथ में भारतीय जनता पार्टी की कमान, और अगर सरकार बने तो प्रधानमंत्री का पद वो अमित शाह को मिले। दूसरी तरफ पूरे देश में योगी का कद, खासतौर पर उनकी वेशभूषा, उनकी भाषा। अभी हालांकि राघव ने कहा कि वो हिंदू मुसलमान उतना नहीं करते, पर मुझे लगता है इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। पूरे देश में उनका उपयोग ध्रुवीकरण करने के लिए ही किया जाता है। स्टार कैंपेनर, हाँ, स्टार कैंपेनर होते हैं, और वैसी हर जगह भेजा जाता है जहां पे तनाव हो, जहां पर ध्रुवीकरण हो सके। तो कई मामलों में जो कट्टर हिंदुत्व वोटर है, जो हिंदुत्व से प्रभावित कट्टर वोटर है,
उसके लिए कई बार मोदी से बड़े फिगर योगी हो गए हैं। और हम्म। खास तौर पर जिस तरह की बुलडोजर बाबा की छवि उन्होंने अर्जित की, और ये कहा गया साहब वो तो बुलडोजर चला देते हैं, ये कर देते हैं। हालांकि देखिए कितना दिलचस्प है बदली हुई परिस्थिति में कि अब बुलडोजर रोक दिए गए हैं कई जगह जहां पे जिन कॉलोनियों को ढाया जाना था लखनऊ में, और कहा गया वो तो अधिकारियों की गलती है। जैसे ही ये तनाव बढ़ा, यानी जनता के अधिकार अब सबको नजर आने लगे और खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने कदम पीछे खींचे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि योगी आदित्यनाथ का कद भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो कोर वोटर है उसकी निगाह में बड़ा बनता जा रहा है, और अमित शाह के लिए एक बड़ा खतरा, अगर ये बात सच है जैसा कहा जाता है कि अमित शाह को नंबर 2 बनाने की कोशिश है और भविष्य में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उनको बनाने जाने की कवायद है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ स्वाभाविक रूप से एक खतरा हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जो सिराथू में, जैसा बताया राघव ने, चुनाव हार गए और उनकी अपनी कोई ऐसी हैसियत नहीं है जिसके आधार पर वो योगी पर ये कह सके कि संगठन सरकार से बड़ा है, तो जाहिर है उनके तार भी कहीं और से हिलाए जा रहे हैं, उनकी डोर कहीं और के हाथ में है। तो जो लखनऊ के रंगमंच पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें डोर तो दिल्ली से है, और कौन है दिल्ली ये आप जानते हैं। राघव, एक और चीज है, देखिए हिंदुत्व की बात जहां तक है, हिंदुत्व के चेहरे की बात हम कर रहे हैं, कौन बड़ा चेहरा है, लेकिन ये भी देखने को मिला है कि हिंदुत्व का मुद्दा चुनावों में नहीं चला है। और जो इंटरनल रिपोर्ट आई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें आप देखिए जो 6 कारण बताए गए, उसमें पेपर लीक का भी मुद्दा है। उसमें एक मुद्दा है कि संविधान बदलने के खिलाफ जिस तरह के बयान हमारे नेताओं ने दिए, उस वजह से भी हमें हार देखने को मिली है। तो हिंदुत्व का मुद्दा काम नहीं आता, और जो लोगों के मुद्दे हैं वो काम में आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि इन मुद्दों की वजह से हम हारे हैं। तो क्या आगे बदलाव देखने को मिल सकता है उत्तर प्रदेश में? क्या पता पेपर लीक पे ये लोग काम करने लगे, या फिर कोई और ये राजनीतिक मुद्दा ढूंढेंगे और उस पर डबल डाउन करेंगे। देखिए, बदलाव तो बड़े स्तर पर हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 8 से 9 पेपर लीक हुए। उसके बाद जैसे ही सरकार को झटका लगा तो फिर राष्ट्रीय स्तर के पेपर लीक होना शुरू हुए। फिर नेट की परीक्षा में कुछ धांधली हुई, सीयूईटी, नीट। तो जो मसला पहले पेपर लीक का उत्तर प्रदेश तक सीमित था, अब वो बड़े स्तर पर आ गया है। अब सवाल ये है कि एक प्रदेश में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मिल करके पेपर लीक होने से नहीं बचा पाए, तो देश में प्रधानमंत्री कौन सा पेपर लीक होने से बचा पाए? केशव प्रसाद मौर्य इस मसले पर पूरा खामोश रहते हैं। वो नहीं बोलते पेपर लीक पे, वो सरकार की किसी प्रक्रिया पे नहीं बोलते हैं। बहुत कम ही होगा कि उनका बयान आ जाए। योगी आदित्यनाथ इतना तो कहते हैं कि कार्यवाही की जाएगी, ये नहीं बताते इस युग में की जाएगी, त्रेता में की जाएगी, द्वापर में की जाएगी, लेकिन वो इतना बता देते हैं कि जो भी पेपर माफिया हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, उनका काम भी पूरा हो जाता है। तो पब्लिक ने इस पैटर्न को समझ लिया है कि उन्हीं की पार्टी इसके साथ गठबंधन में मौजूद एक विधायक पेपर लीक कराने का दावा करता है कि बताओ कौन सा पेपर लीक कराना है। नासा में भी अगर एंट्रेंस एग्जाम होता तो ये लोग लीक करवा देते। इनकी पैठ इतनी मजबूत है और ये बिना सरकारी सहमति के संभव नहीं हो सकता है। तो अगर उसी सरकार का हिस्सा रहा एक व्यक्ति इस स्तर पर दावा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सरकार के हाथ बहुत कमजोर हैं, उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो पेपर लीक के मसले पर बात करेंगे। और दूसरा, मुझे लगता है कि पेपर लीक और संविधान और बुलडोजर ये सब बड़े मसले रहे हैं, वर्किंग पॉलिसी भी लोगों ने देखी है। रोड जो बन रही हैं उसके अलावा उत्तर प्रदेश में विकास का दूसरा चेहरा कोई मुझे दिखा दे। केवल एक ही विकास है यूपी में कि रोड बन रही है, और वो कौन बना रहा है? नितिन गडकरी बना रहे हैं। और वो रोड जो बन भी रही है उसका टोल आप दे रहे हैं, सरकार नहीं बना रही है। उसका ठेका दे दिया एक आदमी को कि तुम 10 साल तक जनता से पैसा चूसो। टोल पे 10% रेट फिर बढ़ा दिए गए। 300-400 रुपए टोल दे रहे हैं आप। तो सरकार रोड नहीं बना रही, एक प्राइवेट कंपनी रोड बना रही है और आपसे पैसा ले रही है। ठीक वैसा है कि मुझे मेट्रो में बैठना था तो मुझे मेट्रो कार्ड रिचार्ज कराना पड़ेगा। सरकार सुविधा दे रही है, पैसा मैं दे रहा हूं। इसलिए उत्तर प्रदेश विकास के मसले पर पिछले 5 से 7 सालों में पीछे गया है। गोमती नगर से बड़ा प्रोजेक्ट आज तक यूपी में नहीं हुआ, ना हो पाया। चाहे गोमती रिवर फ्रंट हो, वो भी नहीं उससे अच्छा कुछ बना। केवल हाँ एक मंदिर बना है, और उस जगह भी अगर भाजपा हार रही तो आप समझिए कि जो पॉलिसी है, जो वर्किंग प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट है, उसको लोग डिनाई कर रहे हैं। आखिरी एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगी कि आपको याद होगा चुनाव से पहले जब विपक्षी पार्टियों में टूट फूट कलह चल रही थी, तो उसका फायदा बहुत अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। इस समय जब अखिलेश यादव टॉन्ट कर रहे हैं, व्यंग मार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, तो ऐसे वक्त में क्या लगता है जब भाजपा में कलह चल रही है तो इसका फायदा कुछ विपक्षी पार्टियों को मिलेगा? बिल्कुल विपक्षी पार्टी को मिलेगा। जिस तरीके से अभी उपचुनाव भी होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आप देखेंगे इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश में कि मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, और
इस बार जो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से फेल हुए, इस उपचुनाव में वो और फेल होते हुए दिखाई देंगे। मेन जिस एजेंडे पर, हिंदुत्व के एजेंडे पर योगी आदित्यनाथ को लाया गया, उस एजेंडे पर किसी भी तरीके से वो खरे उतरे दिखाई नहीं दिए। पूरी तरीके से फेल हो गया। एक बार फिर उन्होंने कोशिश की, अभी कांवड़ यात्रा वाला जो मामला चल रहा है, उसमें उन्होंने फिर एक बार कोशिश की है कि हिंदू मुस्लिम करने की। जो सब्जी विक्रेता या जो भी फल विक्रेता वहाँ खड़े होंगे, उनको अपने नाम का टैग लगाना पड़ेगा। जिस तरीके से तो दोबारा योगी आदित्यनाथ शुरुआत तो कर रहे हैं कि इस तरीके की राजनीति की शुरुआत की जाए। लेकिन आप देखिएगा उपचुनाव के अंदर जिस तरीके से अखिलेश यादव, राहुल गांधी मजबूती से वापस कैंपेन में उतरेंगे, तो योगी आदित्यनाथ और जहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति भी फेल होती हुई दिखाई देगी। सर, इन सारी बातों से मुझे एक चीज याद आ रही है। वो याद है, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता, पर अस्त हो गया। शायद इसी आत्मविश्वास की बात, अति आत्मविश्वास की बात योगी कर रहे हैं। ये अति आत्मविश्वास ही था कि 2024, मैं तो 2047 की तैयारियां कर रहा हूं, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि 24 भी संभालना मुश्किल हो गया। कहा जाता है कि इतिहासकार जो हैं वो साम्राज्यों के उत्थान और पतन का अध्ययन करते हैं और पत्रकार सरकारों के आने जाने का अध्ययन करते हैं। तो ऐसे में जब ये दावे हो रहे थे कि अब की बार 400 पार, जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर के आएंगे टाइप के जब नारे दिए गए, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि आत्मविश्वास है, टूट सकता है। और अब आप देखिए टूट भी रहा है और कलह हो रही है। जो विपक्षी पार्टियों में कभी भाजपा किया करती थी, अब वो खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। खैर, इस पूरी न्यूज चर्चा के बारे में आप क्या सोचते हैं ये हमें जरूर बता दें, और हाँ, आगे किन मुद्दों पर आप बातचीत सुनना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, और आगे भी ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।